नमस्कार। खबर समय के विशेष कार्यक्रम बड़ी हमारी ये कार्यक्रम है बड़ी बहस। और जैसा कि आपको पता है, हमने कल भी इस कार्यक्रम में अपने एक्सपर्ट सीए मनीष गोयल को बुलाया था। वो आज भी हमारे साथ मौजूद है इस कार्यक्रम में, और वो आपको बताएंगे, सिलसिलेवार तरीके से हमारे प्रश्नों का उत्तर देंगे कि कल जो घोषणाएं वित्त मंत्री ने की है उसमें क्या राहत इस देश को मिला है और इस देश की जनता को मिला है और किस रूप में मिला है। तो इस पर हम आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने अतिथि का स्वागत करते हैं, मनीष गोयल जी का। मनीष जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी, धन्यवाद। आज फिर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। हम सबसे पहले तो हमारा ये सवाल होगा कि कल की घोषणा में कितनी बड़ी रकम इस देश को, इस देश की जनता को दी गई है? देखिए, कल जो फाइनेंस मिनिस्टर ने घोषणा की है उसके हिसाब से तो करीबन 9.11 लाख करोड़ का टोटल पैकेज है। और ये लेके देखा जाए तो जो 13 तारीख को घोषणा की गई थी वो करीबन 5.94 लाख करोड़ का था। तो कल का पैकेज तो बहुत बड़ा है, दिखने के डबल दिख रहा है सेकंड फेज के अंदर में। बट सवाल ये उठता है कि ये पैकेज लोगों तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। ऐसा नहीं हो कि लोगों को प्यास अभी लगी हुई है और हम अभी सिर्फ कुआं ही खोद रहे हैं। और बहुत हद तक आ रही हैं जिस हिसाब से, तो गवर्नमेंट क्या बेसिकली लिक्विड तो बाजार में लेके आ रही, कर्ज बाजार में दे रही है। लेकिन अभी जो इमीडिएट रिक्वायरमेंट थी, कल का जो बेसिकली जो निम्न वर्ग के लोग हैं, जो माइग्रेंट लेबर्स हैं, उनकी बहुत बड़ा आशा थी फाइनेंस मिनिस्टर से कि कल का जो पैकेज है उनको एक डायरेक्ट रिलीफ दी जाएगी। बट ऐसा कुछ लगा नहीं कि हुआ, बल्कि जो फार्मर्स हैं उनको बेसिकली जो ऋण के माध्यम से ही उनको बेसिकली सपोर्ट दिया जा रहा है। तो इससे बेहतर ये होता कि अगर फाइनेंस मिनिस्टर कुछ उनको कैश पैकेज भी अगर दे पाती तो शायद मेरे ख्याल से काफ़ी जो किसान लोग हैं या निम्न वर्ग के लोग हैं, जो माइग्रेंट लेबर्स हैं, काफ़ी इसको सराहते। तो मेरे को लगता है कि ओवर से देखा जाए तो अपने जो फाइनेंशियल मार्केट्स भी है, स्टॉक एक्सचेंज भी इसको लेके काफ़ी पॉजिटिव नहीं था, काफ़ी कल भी नेगेटिव ग्रोथ रहा है। और अल्टीमेटली जो हमारे जो आम पब्लिक, आम जनता भी है, मेरे को लगता नहीं पैकेज से बहुत ज़्यादा खुश है। देखिए, जनता जो है इस काल में, मेरा मानना यह है कि वो कैश की जरूरत चाह रही थी, उनको कैश की ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन क्या यह सोल्यूशन हो सकता है कि वन टाइम कैश देकर उनको सेटिस्फाइड किया जा सकता है? देखिए, वन टाइम कैश का कभी सोल्यूशन नहीं हो सकता है। गवर्नमेंट या किसी भी इंस्टीट्यूट चाहिए कि ठीक है अपने पेड़ लगाएं एक बार, ऐसा नहीं कि एक बार फसल करी और एक बार खा लिए, लॉन्ग टर्म के लिए पेड़ चाहिए। लेकिन साथ साथ में देखिए हर क्लास के लोग हैं देश के अंदर में, तो जो कैटेगरी को कल एड्रेस किया गया तो उनकी उनकी रिक्वायरमेंट बेसिकली एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग तो जरूर है, उसके अलावा एक शॉर्ट टर्म प्लानिंग के हिसाब से उनको कुछ सपोर्ट दिया जाना चाहिए था। और बहुत सी योजना ऐसे लग रही है जो गवर्नमेंट बोल रही है कि ठीक है विल कम विद डिटेल प्लान, यानी कि एक रूपरेखा, डिटेल रूपरेखा लेके गवर्नमेंट कुछ दिनों के अंदर में आएगी। बट वो कब तक आएंगी, कैसे वो इंप्लीमेंट होगा तब तक, और आज 2 महीने ऑलरेडी करीबन हो गए हैं इस कोविड के लॉकडाउन को। तो उसको देखते हुए मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को और ज़्यादा थोड़ा प्रोग्रेस एग्रेसिव होना चाहिए था। उस सेक्टर को जो कि सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है, जो माइग्रेंट लेबर्स है, जो डेली जीविका अपने चलाते हैं, उनको एड्रेस करने के लिए कुछ ज़्यादा प्रोएक्टिव कदम उठाने चाहिए थे। तो चलिए हम कल की घोषणा पर बात करते हैं कि कल क्या क्या राहत दिया गया है, जो कि मूल रूप से किसानों और पूर्व जो कि दूसरे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाकर काम करते हैं उनको जो राहत दी गई, उसकी घोषणा कल मुख्य रूप से इस कल का जो घोषणा था उसमें शामिल था। इसमें जहाँ तक मैंने रीड किया, इसमें किसानों और प्रवासी मजदूरों के लिए 3.16 लाख करोड़ की पैकेज की घोषणा की गई। वो अलग अलग स्टेप वाइज बताया था वित्त मंत्री ने। तो आप थोड़ा डिटेल में बताएं कि क्या क्या उसमें है। देखिए, इसमें एक तो था 3 करोड़ फार्मर्स को उन्होंने तीन महीने के लोन का मोरेटोरियम फैसिलिटी देके करीबन 4.22 लाख करोड़ का बेनिफिट दिया है। इंटरेस्ट सबवेंशंस दिया गया उन फार्मर को जो प्रॉम्प्ट रिपेमेंट करेंगे मई 2020 तक। मेरा सवाल इसी जगह पे आता है, आज की स्थिति जो है उसके अंदर में फार्मर अपना नॉर्मल पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, उनकी फसल की रियलाइजेशन कमती हो रही है। अगर बाजार को देखें तो हो सकते हैं फूड ग्रेन्स की बाजार के अंदर में कुछ दाम बढ़ गए हों, लेकिन सब्जी बाजार में अगर जाएं तो सब्जी बाजार अपने जो स्तर में था उसी में या उससे नीचे ही है। मैं देख सकता हूँ बाजार के अंदर में लोग को अल्टीमेटली शाम को जब उनकी सारा सामान नहीं बिक्री हो तो उनको फेंक के जाना पड़ता है। तो आज वो प्रॉम्प्ट रिपेमेंट कहाँ करेंगे, मई 2020 तक। तो ये समय सीमा थी, उनको बढ़ानी चाहिए थी। साथ में ये है प्रॉम्प्ट रिपेमेंट, यहाँ तो रिपेमेंट करने की अभी उनकी अवस्था ही नहीं, उनको तो अभी चाहिए सपोर्ट, उनको मोरेटोरियम चाहिए रैदर। तो ये जो अवधि थी उनको ज़्यादा बढ़ानी चाहिए थी।
इसके अलावा गवर्नमेंट ने बोला कि जो ये मॉनिटरियम पीरियड जो 31 मई तक दिया उसको और आगे और बढ़ाने से किसानों को ज्यादा फायदा। जी जी। और साथ में क्या 25 लाख न्यू किसान क्रेडिट कार्ड का उन्होंने कहा है, तो कि उन्होंने ऑलरेडी दिया है और देंगे। तो ये तो देखिए ऐसा है कि जो भी बहुत कुछ इसके अंदर में कभी कभी ऐसा लगता है कोई विंडो ड्रेसिंग तो नहीं है, बिकॉज ऐसा है कि इन्होंने कहा कि मार्च अप्रैल में इन्होंने इतना फंड दिया है, तो ये तो नॉर्मल है कि मार्च के अंदर में जो क्रॉप सीजन के हिसाब से रबी खरीफ के हिसाब से गवर्नमेंट जो जो सरकारी बैंक होती है या कोऑपरेटिव बैंक से नॉर्मल कोर्स के अंदर में भी किसानों को फाइनेंस करती है। तो ये कोविड को लेके एडिशनल को फाइनेंस उस समय मिला होगा, ये थोड़ा डाउटफुल है। हाँ, अभी जो नाबार्ड के थ्रू जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स को इन्होंने लाइक अपफ्रंट लोन देने की बात की है, तो ये सब हो सकता है कि ये सब फंड जब आए नाबार्ड के थ्रू, जब स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स के अंदर में आएगा, जब डिसबर्स होगा, तब इसको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो अल्टीमेटली बात ये है कि ये सब लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो गई है। मतलब इंस्टेंट कोई लाभ मिलता दिख नहीं रहा है इन घोषणाओं से। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो किसान के प्रति जो उन्होंने लाइक जो भी घोषणाएं की हैं, इससे इंस्टेंट रिलीफ वाला कोई मेरे को लगा नहीं कि इंस्टेंट रिलीफ उनको मिलेगा। हाँ, लॉन्ग टर्म में रिलीफ जरूर है भाई, फ्यूचर के देखे जाए लॉन्ग टर्म के अंदर साल भर के अंदर उन्हें रिलीफ मिलेगी, लेकिन एक एडिशनल एक जर्क पैकेज चाहिए था जो उनको इमीडिएट रिलीफ दे सकता था। इसके अलावा जैसे एक माइग्रेंट सॉरी उसको लेके अपने बता रहे थे रेडी वालों के लिए, कि रेडी वालों के लिए 5,000 उनके लिए 5,000 करोड़ का प्रोविजन किया गया, जिससे 50 लाख रेडी वालों या फुटपाथ जो सेलर्स हैं उनको फायदा बहुत अच्छी स्कीम है। देखिए स्कीम बहुत अच्छी है, 10,000 रुपए तक उनको एक फंडिंग दी जाएगी। बट वही बात है कि उनका आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा, गवर्नमेंट खुद बोल रही कि उसका प्रो डिटेल प्लान लेके कुछ दिन के अंदर में गवर्नमेंट आएगी। आज देखिए वो प्लान लाने में अगर 1 महीना लग जाता, 2 महीना ऑलरेडी उनकी बंदी थी, 1 महीना और 3 महीना उनको और वेट करना पड़े, तो उनके लिए बहुत भारी दिक्कत हो जाएगी। मतलब अल्टीमेटली इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे थोड़ा सा समस्या होने वाला है। बिकॉज अभी उनका आइडेंटिफिकेशन, बिकॉज जो रेडी वाले हैं वो कहीं रजिस्टर्ड नहीं है, उनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि भाई ये रेडी वाले थे, ये इनको देना है, और सही वर्ग तक ये मतलब सुविधाएं पहुंचे, इसके लिए गवर्नमेंट को प्रयास करना चाहिए। तो इसमें जैसा कि आपने कह रहे थे कि जो किसानों को लोन देने की बात की, रीपेमेंट की बात 31 मई तक की गई है, तो वित्त मंत्री की एक बात को मैंने नोटिस किया था, उसमें उन्होंने कहा था कि अभी जो वर्तमान रबी की फसल है वो तैयार है, वो मार्केट में बिकने के लिए रेडी है, तो शायद इसके जरिए वो रीपेमेंट कर पाए। हाँ, वो बिल्कुल सही है, लेकिन यही बात है ना कि अभी वो देखिए ये जो फसल उन्होंने जो अभी जो कटेगी या बाजार में बिक्री होगी, तो उसके अंदर में तो ऐसा है कि उनको जो सही मूल्य उनको मिल जाएगा। रादर गवर्नमेंट को ऐसा कुछ करना चाहिए था उनको कि सही मूल्य मिल जाए, उनका फसल का मिल जाए, उसके लिए कोई प्रावधान लेके आना चाहिए था। अब देखिए अभी जो फसल कटेगी इसके लिए लोन उन्होंने लास्ट ईयर लिया था, अब इसका रिपेमेंट अभी इनको करना है, तो किसान तो ऑलरेडी बर्डन है उस रिपेमेंट करने के लिए। अभी रादर इसी को थोड़ा बढ़ा के इनको देता कि नहीं ठीक है, 31 मई की जगह पे समझ लीजिए सितंबर तक पेमेंट कर दीजिए या दिसंबर तक कर दीजिए, तो उनको थोड़ा समय मिल जाता और एडिशनल फंड मिलने से वो अपनी जीविका को थोड़ी अच्छी तरीके से चला सकते थे। अच्छा, और एक चीज, कल का जो घोषणा हुई उसमें नाबार्ड के जरिए 30,000 करोड़ लोन, इससे 3 करोड़ किसानों को लाभ मिलने की बात की, ये मतलब किस रूप में हो? ये देखिए नाबार्ड बेसिकली डायरेक्ट फाइनेंस नहीं करती, नाबार्ड थ्रू स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स या रियल बैंक के थ्रू फाइनेंस करती है। तो अल्टीमेटली यही कि जो आज नाबार्ड ने पैसा दिया उनको, तो वो अल्टीमेटली किसानों को और ज्यादा लोन देंगे, तो अल्टीमेटली किसानों तक पहुंचेगा। बट वही बात है, टाइम लगेगा उसके अंदर में उनको सही मायने में उनको वो लोन अवेल करने में। मतलब अल्टीमेटली फर्स्ट स्टेज में जो गवर्नमेंट 1,70,000 करोड़ का पैकेज लेके आई थी, जिसमें जनधन खाते में, किसान सम्मान निधि में जो पेमेंट देगा, तो उस तरह की कुछ घोषणा की जरूरत थी फिलहाल, जो कि इन किसानों और प्रवासी मजदूरों के लिए की जानी थी, जो दिखता नजर नहीं आ रहा। जी बिल्कुल सही बात है, बिकॉज अभी देखिए प्रवासी मजदूर अब अपने जो जहाँ उनका एम्प्लॉयमेंट था वो छोड़ के अपने घर आ गए हैं। अब उनकी भाई आज घर के अंदर में वो जो गाँव में जा रहे हैं, ऑलरेडी किसान त्रस्त था, तो अभी एडिशनल लोग आ गए, वो बोझ पड़ेगा, तो उसको कैसे एड्रेस किया जाएगा। हाँ, लेकिन कुछ अच्छी बातें भी इसके अंदर में जैसे आई हैं कि वो रिगार्डिंग वो राशन कार्ड का, 1 नेशन 1 राशन कार्ड, बहुत अच्छी बात है कि कहीं का भी लेबर, कहीं का भी माइग्रेंट लेबर राशन कार्ड से उस सुविधा को अवेल कर सके। बट बात वही आती है, गवर्नमेंट खुद बोल रही है कि मार्च 2021 तक इसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे अभी, लेकिन जब तक इम्प्लीमेंट नहीं होता तो गवर्नमेंट एक अच्छा स्कीम दी कि 2 महीने तक उनको राशन दिया जाएगा। इसके लिए तो शायद खाद्य मंत्री रामविलास पासवान जी ने कहा कि ये 1 जून से लागू हो जाएगा, लेकिन ये स्टेज वाइज होगा, जो
जो स्टेट इसमें अभी तक पूरी तरह से तैयार नहीं उनको बाद में शामिल किया। बिल्कुल, तो वही बात है कि अभी देखिए क्या कि स्टेट गवर्नमेंट का भी इसके अंदर में इश्यूज रहता है कि राशन कार्ड के अंदर में वेदर वो लोग डिजिटाइजेशन जो होगा वन एनएफसीए के अंदर में, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर में, वो सब उसको कितना एग्रेसिवली इसको लेंगे। देखिए जो एग्रेसिवली लेगा वहीं की जनता को इसको बेनिफिट मिलेगा, स्टेट गवर्नमेंट को समझना चाहिए। लेकिन आप तो समझते हैं कि स्टेट और सेंट्रल की कुछ पॉलिटिक्स चलती है, उसके कारण अल्टीमेटली नुकसान तो किसानों का या अल्टीमेटली जो नीचे निम्न तबके के लोग हैं उनका ही नुकसान होता है। तो मतलब कुल मिलाकर हम ये कहें कि जो भी घोषणाएं हो रही वो ऊपरी तौर पे तो अच्छी दिख रही है, लेकिन इसका मतलब इंस्टेंट इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाएगा, जिससे हो सकता है कि इंस्टेंट लाभ लोगों को ना मिले। रहता है। देखिए ये जो पैकेज है कोविड पैकेज, मेरे को तो ये लग रहा है कि कोविड पैकेज की जगह पे एक एनुअल बजट है। अगर यही प्रावधान अगर बजट में अगर आ जाते तो आई थिंक इट वाज सेम मोरलेस ऐसा ही होता। या फिर हो सकता है कि ये प्रावधान बजट में आने वाले थे, गवर्नमेंट के पास उस समय फिजिकल डेफिसिट को मेंटेन करने के लिए फंड्स की अवेलेबिलिटी नहीं थी, तो एनुअल बजट है। अगर यही प्रावधान अगर बजट में अगर आ जाते तो आई थिंक इट वाज सेम मोरलेस ऐसा ही होता। या फिर हो सकता है कि ये प्रावधान बजट में आने वाले थे, गवर्नमेंट के पास उस समय फिजिकल डेफिसिट को मेंटेन करने के लिए फंड्स की अवेलेबिलिटी नहीं थी, तो उन्होंने सोचा कि इसको थोड़ा डेफर कर देते। देखिए ये सारी लॉन्ग टर्म प्लानिंग, ये बहुत अच्छी प्लानिंग है, फ्यूचर देश का फ्यूचर के लिए बहुत अच्छी है। लेकिन इमीडिएटली इम्प्लीमेंट की जो जरूरत है, इमीडिएट अभी आज के दिन में अभी आपको इमीडिएटली इनको बचाना है, उसके लिए समय लगेगा। दूसरी इसके अंदर एक और अच्छी बात है एक आई कि गवर्नमेंट ने बोला कि माइग्रेंट लेबर्स को 2 मंथ्स का राशन देंगे, उनको 5 केजी चावल पर पर्सन, 1 किलो चना के हिसाब से पर फैमिली देंगे। तो अब इसके अंदर फिर से वही बात आती है कि उनका आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा, बिकॉज राशन कार्ड उनके पास कोई दिक्कत नहीं, जिनके पास राशन कार्ड नहीं उसके लिए दिक्कत है। अब उनका आइडेंटिफिकेशन इतनी जल्दी कैसे होगा उनको, और उनके तक कैसे पहुंचेगा, ये सबसे बड़ी समस्या है। मतलब अगर कुल मिला के कहें तो कि इम्प्लीमेंटेशन अगर सही तरीके से हो तो ये घोषणाएं काफ़ी बेहतर है, और जो कि जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है उनके लिए जो घोषणा की गई वो भी बहुत बेहतर घोषणा है, लेकिन अल्टीमेटली इम्प्लीमेंटेशन पे आकर सवाल खड़ा होता है। ऐसा है कि ये जो कोविड का समय है ये बहुत बड़ा संकट का समय है, तो अपने तो बोलते हैं कि भाई इस समय में अपनी जो भी डिफरेंसेस है, जो बोलते हैं जो भी भाई प्रॉब्लम्स है स्टेट और सेंटर, उसको दरकिरार रखते हुए, कोई पॉलिटिक्स नहीं करते हुए, ये सोचना चाहिए कि भाई इंसान है, इंसान तक बेनिफिट पहुंचाना चाहिए, और इंसानियत के नाते ये बेनिफिट पहुंचाते हुए सब इनको जो भी इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज है उनको देखना चाहिए कि जल्द से जल्द हम कैसे इसका इंप्लीमेंट कर सके, ताकि जो हमारे मजदूर भाई बाहर से आए हैं उनको दिक्कत नहीं हो। हम इस बीच में कुछ सवाल लेने की कोशिश करते हैं हमारे दर्शकों की। संतोष शाह जी पूछ रहे हैं कि स्कूल फीस एंड बस फीस का कुछ कट मिलेगा क्या सर? देखिए स्कूल फीस और बस फीस के बारे में तो ऐसा कि अभी तक तो कोई घोषणा वैसे नहीं हुई, और ये ऐसे भी स्टेट गवर्नमेंट के पर्व्यू में आता क्या करेंगे। हाँ कुछ जितनी मेरी जानकारी है, अगर अपने बंगाल की बात करें, कैलकाटा हाई कोर्ट में एक रिट फाइल हुई है, अभी रिट वो हियर नहीं हुई है कि लेकिन ऐसा कि कितना कट मिलेगा, क्या कट मिलेगा, ये बोलना मुश्किल है, बिकॉज स्कूल वाले को देखिए अपना एक पक्ष है, पेरेंट्स का एक अपना पक्ष है, इसके लिए अभी इसको बोलना मुश्किल है जब तक गवर्नमेंट इस पर स्पेसिफिकली नहीं आती है, या फिर कैलकाटा हाई कोर्ट में जो रिट फाइल हुई है उसका सोल्यूशन, उसका जजमेंट नहीं आता, तब तक ये बोलना मुश्किल है। एक और दर्शक है रॉकी, वो पूछ रहे कि मिडिल क्लास के लिए क्या कुछ नहीं है इस घोषणा में? देखिए स्पेसिफिकली अब मिडिल क्लास में भी बिल्कुल है, मिडिल क्लास वैसे अगर बात करें तो एक जो क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम आई है वो मिडिल क्लास के ही है, जो बेसिकली हाउसिंग से रिलेटेड है, उसके लिए हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन स्पेसिफिकली बात करें तो कोई क्लास को लेके नहीं है। देखिए जो मतलब बेसिकली जो भी स्कीम्स ये जो घोषणा आ रही है, इट्स बेसिकली टू इंक्रीज लिक्विडिटी इन द मार्केट, मार्केट में पैसे का भाव या साइकिल को बढ़ाने की चेष्टा की जा रही है थ्रू बैंकिंग मोड ऑन। ये अपने ये बोल सकते हैं गवर्नमेंट एक अपने को सॉफ्ट लोन दे रही है, बेसिकली ऋण दे रही है, जो कि आपको पेमेंट करना है थोड़े फ्यूचर डेट के अंदर में, मे बी एट सब्सिडाइज्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन डायरेक्टली कोई वैसा बेनिफिट तो देखिए मुश्किल है। मतलब हमारे पास जो भी मिडिल क्लास से सवाल आ रहे हैं वो इसलिए आ रहे हैं कि कैश बेनिफिट उनको डायरेक्ट क्या कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, जो कि आप बेहतर बता देखिए मेरे को नहीं लगता कि कोई कैश बेनिफिट गवर्नमेंट दे पाएगी स्पेशली मिडिल क्लास को, बिकॉज ऐसा कोई डेटा गवर्नमेंट के पास नहीं है कि मिडिल क्लास में कौन है। अभी देखिए जो जनधन योजना अकाउंट जिनका खुला था उनको ऑलरेडी बेनिफिट मिला और मिलेगा, जो फार्मर्स का जो बेनिफिट है वो मिल रहा है, जो भी स्टेट में वो उन्होंने एक्सेप्ट किया है, तो वो बेनिफिट तो उस टाइप से ही आ सकते हैं। और अपने एक्सपेक्ट करें कि आज मिडिल क्लास में कौन मिडिल क्लास, आप मिडिल क्लास या मैं मिडिल क्लास, सारी मिडिल क्लास के अंदर में ही है, तो किसको क्या बेनिफिट दी जाए, और उसके अंदर कोई डेफिनेशन नहीं है मिडिल क्लास का सच स्पेसिफिकली, तो इसको लेके गवर्नमेंट को इंप्लीमेंट करना बहुत डिफिकल्ट है। तो मेरे को नहीं लगता ऐसी कोई कैश बेनिफिट मिडिल क्लास को मिलने वाली है। तो मतलब इसमें सरकार को ये चीज़ें सोचनी चाहिए कि मिडिल क्लास के लिए
को आइडेंटिफाई करना कि कौन मिडिल क्लास है, क्योंकि हम बीच बीच में आर्थिक मोर्चे पर जब भी कुछ भी घोषणाएं होती तो हम कहते हैं कि लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, लेकिन मिडिल क्लास है कौन? और जो लोन की बातें सरकार कह रही है कि आप लोन मिडिल क्लास को दे रहे हैं, तो क्या आज मिडिल क्लास लोन लेने की स्थिति में है? और क्योंकि उसको अल्टीमेटली रीपे तो करना होगा, तो क्या वो लोन लेकर करेगा क्या? देखिए, ऐसा कि लोन गवर्नमेंट जो भी दे रही है, कोई मिडिल क्लास बोल के नहीं दे रही है, वो सेक्टर को दे रही है, एमएसएमई सेक्टर को दे रही है, फार्मर्स को दे रही है। तो देखिए, ये भी एक सपोर्ट, अच्छा सपोर्ट है कि आज आपको सॉफ्ट लोन, भाई आपके पास फंड नहीं है, आप उस फंड से लेके, ऋण से लेके, गवर्नमेंट गारंटी पे पैसा मिल रहा है, उसके लेके आप अपना व्यवसाय करें। देखिए, गवर्नमेंट का अल्टीमेट इंटेंशन क्या कि आत्मनिर्भर बनो। तो ठीक है, आज स्पेसिफिकली सेक्टर जो एकदम, जैसे कल भी मैंने कहा था कि जो एकदम जो लोअर क्लास वाले हैं, जो बिलो द पॉवर्टी लाइन है, उनको गवर्नमेंट कैश सपोर्ट दे रही है, बाकी को थोड़ा अदरवाइज इंफ्रा सपोर्ट दे रही है इन द फॉर्म ऑफ सॉफ्ट लोन्स। तो उसी को लेके अपने को आगे बढ़ना पड़ेगा। मैंने अभी क्लासिफिकेशन में बताया कि लोअर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास। अपर मिडिल क्लास हो सकता है थोड़ी बेहतर स्थिति में हो, लेकिन लोअर मिडिल क्लास वाले जो लोग हैं उनको कैटेगराइज स्पेशली सरकार को करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए उसके ऊपर कि उनके लिए कुछ इंस्टेंट राहत की प्रोविजन करनी चाहिए। आपको क्या लगता है? देखिए, ऐसा कि फर्स्ट, जैसे मैं शुरू में बोला कि वो जो क्लासिफिकेशन है, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास या लोएस्ट मिडिल क्लास, ऐसा कोई क्लासिफिकेशन गवर्नमेंट के पास है नहीं। अगर अपने डेटा की बात करें, समझ लीजिए, अगर इनकम टैक्स रिटर्न्स की फाइल की बात करें, भाई जिन्होंने अब देखेंगे कि अगर जिसकी इनकम समझ लीजिए 5 लाख रुपए है, 3 लाख रुपए, ये बिलो टैक्सेबल लिमिट है, उसके अंदर 5 फैमिली मेंबर्स है, अब किसको वो फैमिली इनकम लेके मिडिल क्लास क्लासिफाई करें? तो वैसा कोई डेटा है नहीं। दूसरी बात है, ये हो सकता है गवर्नमेंट ये कर सकती है, ट्रेड बेस कर सकती है कि ट्रेडर्स है, समझ लीजिए भाई जीएसटी रजिस्टर्ड है, उनको एक सब्सिडी या एक इंसेंटिव दे सकती है कि भाई 1% का भाई जीएसटी ऑफ कर दिए। पर अल्टीमेटली देखिए, एक चीज और समझने की बात है, आज गवर्नमेंट जो भी घोषणाएं कर रही है, गवर्नमेंट की हाथ भी बंधे हुए हैं, उनके पास फंड कहाँ से आएगा? अगर वो इंटरनेशनल बोरिंग का अल्टीमेट पेमेंट करना पड़े तो देश की जो पेमेंट पोजीशन है वो खराब होगी। तो अल्टीमेटली तो ऐसा कि सोर्स तो होना पड़ेगा, खर्चा तो करेंगे, हमारे पॉकेट में 10 रुपए, हम तो 10 ही खर्चा कर सकते हैं, 11 तो नहीं कर सकते। तो वो समझना पड़ेगा हम कितना खर्चा कर सकते हैं और कितना हम सपोर्ट कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट, मेरे को जो लगता है, देखिए कोई भी गवर्नमेंट हो, आज जो केंद्र में गवर्नमेंट किसी की भी हो, अपने देश के अंदर में देखिए पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, रिसोर्सेज की कुछ कमी है, इसको देखते हुए गवर्नमेंट एक बैलेंसिंग एक्ट कर रही है। इसके अंदर बस यही है, थोड़ा फर्क पड़ सकता था कि किसको क्या देना है। तो गवर्नमेंट चेष्टा कर रही है सभी को थोड़ा थोड़ा कुछ प्रदान करे, सभी को खुश रखने की चेष्टा कर रही है, जो कि संभव नहीं होता कि सभी को खुश कर दिया जाए। हमारे एक और दर्शक है राहुल गुलाटी, वो पूछ रहे इज देयर रियली एनी लॉन्ग टर्म बेनिफिट? देखिए, लॉन्ग टर्म बेनिफिट जरूर है, इसके अंदर में बिल्कुल लॉन्ग टर्म बेनिफिट है। आज जो भी स्कीम्स गवर्नमेंट की आ रही है, मेरे को लगता है कि सारे लॉन्ग टर्म को देखते हुए आ रही है। कोई शॉर्ट टर्म, मतलब देयर आर सर्टेन स्कीम जो शॉर्ट टर्म में आ रही है, ठीक है, बट अल्टीमेटली गवर्नमेंट का जो ही फोकस है, गवर्नमेंट एक लॉन्ग टर्म सोच रही है कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से सपोर्ट कर सकती है। बिकॉज लॉन्ग टर्म करने से क्या है कि गवर्नमेंट को एक क्वेश्चन मिल जा रहा है कि कैसे क्या सपोर्ट करना, फेज वाइज में डिस्बर्समेंट करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में तो बेनिफिट आएगा बिल्कुल। मतलब अर्थव्यवस्था को लंबी समय तक बचाए रखने के लिए और मजबूती प्रदान करने के लिए उसी दिशा में ये कदम उठाए जा रहे हैं। बिल्कुल यही किया जा रहा है। इनफैक्ट आप कोई भी इंटरनेशनल एजेंसीज का, जो रेटिंग एजेंसी उनका अगर रिव्यू पढ़ेंगे, उसमें भी यही पाएंगे कि ये साल का जो अपना नेगेटिव ग्रोथ है, बेसिकली जून क्वार्टर में बोलते हैं -14% भी ग्रोथ हो सकता है। रादर जो इकोनॉमी उठेगी वो नेक्स्ट ईयर से, बेसिकली नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से, बेसिकली अब जनवरी मान लीजिए, जनवरी ऑनवर्ड्स इकोनॉमी का उत्थान होगा। तो अल्टीमेटली इकोनॉमी अपने देश की बहुत बड़ी इकोनॉमी है, देश में थोड़ी सी निर्भरता, स्वनिर्भरता आए, अगर अपने देश में मैन्युफैक्चरिंग कर सके, चाइना को टक्कर दे सके मैन्युफैक्चरिंग के अंदर में, तो मेरे ख्याल से देश में जो देश, हमारा देश कंजम्पशन बेस्ड देश है, जहां इतनी बड़ी पॉपुलेशन, उसकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ ये भी है कि आज जो हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं और इंडिया में बना सके उसके अंदर में, तो देश के अंदर में रोजगार भी बढ़ेगा और हमारी इकोनॉमी भी अच्छी होगी। तो ये जो प्रधानमंत्री ने भी कहा कि लोकल से वोकल या लोकल सामानों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, तो फिर उन देशों का क्या होगा जो जिन देशों से एफडीआई हमारे देश में आता है और वो यहाँ इन्वेस्ट करते हैं? तो अल्टीमेटली अगर प्रधानमंत्री की बात को माने तो हम उनको इग्नोर करने की बात कर रहे हैं, तो वो तो फिर वापस चले जाएंगे इस देश से। देखिए, एक तो एफडीआई एक अलग मैटर है, एक होता है इंपोर्ट करना। देखिए, एफडीआई जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर में है, इंडिया में जब आएगा तो इंडिया में फैक्ट्री लगाएंगे, वो रोजगार यहीं से होगा, तो अपने बोल सकते हैं वो मेड इन इंडिया ही है।
दूसरी बात होती है हम इंपोर्ट कर रहे हैं, हम यहाँ मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे। देखिए आज एफडीआई इंडिया में आएगा, यूनिट लगाएगा, तो उससे हमारा रोजगार भी बढ़ेगा, यहीं की इकोनॉमी बढ़ेगी। लेकिन और हमारा बैलेंस ऑफ जो इंटरनेशनल जो डॉलर पेमेंट करते हैं, हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन जो वो बेहतर होगा। लेकिन जब हम डायरेक्टली इंपोर्ट करते हैं, उससे कोई वैल्यू एडिशन इंडिया में नहीं हो रहा है। टोटल माल आप वहीं से लेके आ रहे हो, उसी को बेच रहे हो, तो अल्टीमेटली जो फॉरेन कंट्री उसी को आप बेनिफिट दे रहे हो। हमारे यहाँ सिर्फ क्या ट्रेडिंग हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है। आज जो चीज़ की हम बाद में ट्रेडिंग करेंगे, उसको पहले मैन्युफैक्चर भी इंडिया के अंदर में करें, तो उससे काफ़ी रोजगार बढ़ेगा और काफ़ी ग्रोथ होगा। अल्टीमेटली मतलब इंपोर्ट को कर्टल करने के लिए लोकल को बढ़ावा देना है। एक और दर्शक है राजेश चौधरी, वो पूछ रहे हैं कि मैं एक नया उद्योग लगाना चाहता हूं, क्या नया उद्योग के लिए गवर्नमेंट लोन देती है? अगर देती है तो कैसे, जरा बताएं। बिल्कुल गवर्नमेंट लोन देती है, मुद्रा स्कीम से गवर्नमेंट की, उसके अंदर में 10 लाख तक का कोलेटरल फ्री लोन दिया जाता है। और ऐसा कि देखिए लोन अल्टीमेटली जिसमें होता है कि बैंक मैनेजर पे बहुत कुछ डिपेंड करता है, जो बैंक का इनकम्बेंट होता है। अगर आपका प्रोजेक्ट वायबल है, गवर्नमेंट अगर जो इनकम्बेंट है उसको आप सेटिस्फाई कर पाते हैं कि नहीं आपका प्रोजेक्ट वायबल है, आप अच्छी तरह चला पाओगे, तो 10 लाख तक तो वो दिक्कत ही नहीं है। उसके उसके बाद आप स्टार्टअप करने के बाद में आप उसको बढ़ा सकते हो धीरे धीरे। मैंने देखा है बहुत बार छोटे लोन से लोग 5 लाख के लोन से चालू करते हैं, धीरे धीरे बड़ा बड़ा के बिजनेस, आज उनका 4-5 करोड़ का लोन भी हो गया करते काम करते करते। तो एक शुरुआत करनी पड़ती है, शुरुआत के लिए गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। और इसके अलावा भी देखिए कुछ कुछ स्कीम्स भी है, पीएमईजीपी केवीआईसी स्कीम्स भी है, वो स्कीम का बेनिफिट लेके आप ऑब्वियसली अपना व्यवसाय चालू कर सकते हैं। अच्छा, मुद्रा लोन के तहत जो लोग लोन लेंगे वो क्या फ्यूचर में जाके एमएसएमई में रजिस्टर करके अपने आप को फिर एमएसएमई से जो लोन मिलने वाला उसका लाभ ले सकते? बिल्कुल ले सकते हैं। देखिए मुद्रा लोन तो एक कोलेटरल फ्री लोन है, आप एमएसएमई में होने से तब भी उसके अंदर में ले सकते हो, उसका कोई क्राइटेरिया नहीं है। तो उसको आप जब आपका बिजनेस बढ़ेगा तो ऑब्वियसली आप बड़े स्कीम में जाओगे, मुद्रा का लिमिट 10 लाख तक तो ऑब्वियसली नहीं कर पाओगे। उसके बाद आप कोलेटरल फ्री 1 करोड़ तक लोन ले सकते हो, अगर आप एमएसएमई हो तो ऑब्वियसली आप बेनिफिट ले सकते हो उसका। तो ब्रजेश चौधरी जी, आपके प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया होगा। तो हम अब आगे और बात करेंगे। आप इसमें ईएसआई और ग्रेच्युटी को लेकर एक घोषणा थी, वो आप जरा क्लेरिफाई करें। देखिए ऐसा है कि अभी ईएसआईसी जो का प्रोविजन है सारे डिस्ट्रिक्ट्स में एप्लीकेबल नहीं है। गवर्नमेंट ने पार्ट पार्ट नोटिफाई करती कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में ईएसआई लागू होगा, यानी कि जो यूनिट्स वहाँ है वहाँ स्टैब्लिश्ड है। सपोज कोई अगर जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट है, एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ मैं, ये समझ लिए अपने मानते हैं कि कुछ जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट में एक पोर्शन है जहाँ ईएसआई लागू नहीं है, तो यानी वहाँ कोई फैक्ट्री होगी, वहाँ अगर 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ भी हैं तब भी उनको ईएसआई का कवरेज नहीं लेना। लेकिन अब गवर्नमेंट ने बोल दिया कि ऑल डिस्ट्रिक्ट, यानी कि एक साथ में नोटिफाई कर दिया कि पूरे भारत के अंदर में ऑल डिस्ट्रिक्ट्स आर कवर्ड बाय ईएसआईसी, यानी कि जो भी फैक्ट्री है, जो भी यूनिट्स हैं, जो भी संस्था है जहां 10 आदमी से ज्यादा काम कर रहे हैं, उनको ईएसआई का रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी लेना है। जो वॉलंटरी लेना चाह रहे हैं, अगर 10 से कमती लोग काम करें, आप वॉलंटरी भी ले सकते हैं। उसमें करीब 6.5% कंट्रीब्यूशन टोटल करना पड़ता है। 1.75% एम्प्लॉई करता है और 4.75% एम्प्लॉयर करता है। तो उससे एक बेनिफिट क्या होता है कि अगर कोई मेडिकल प्रॉब्लम आती है तो वो जो एम्प्लॉई है वो जाकर ईएसआई हॉस्पिटल में बेनिफिट ले सकता है। कुछ हॉस्पिटल्स भी ऑलरेडी ईएसआई के अंदर में इनरोल्ड रहते हैं, जो जहाँ ईएसआई हॉस्पिटल नहीं है, तो वहाँ जाकर अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छी स्कीम है। तो इससे जो भी अब ऑल इंडिया में करने से यही होगा कि जो भी स्टाफ है, जो भी एम्प्लॉयज है, जो काम कर रहे हैं उधर के अंदर में, उनका कवरेज हो जाएगा। तो उनको कोई अगर मेडिकल दिक्कत आई तो साथ साथ में वो उसका बेनिफिट ले सकते हैं। साथ में ग्रेच्युटी में क्या था कि ग्रेच्युटी होता था कि 5 साल तक आप किसी संस्था में काम कर लेते, उसके बाद आप ग्रेच्युटी के लिए लायबल हो जाते हो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। अब क्या कर दिया कि आप 1 साल भी संस्था के अंदर काम कर लिए तो आप ग्रेच्युटी के लिए एलिजिबल हो गए। तो वो 5 साल वेट करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अब तो अभी 1 साल के बाद भी आपको ग्रेच्युटी मिल सकता है अगर आप रिटायर कर रहे हो तो। अभी लेकिन बस इसमें यही आता है कि ये जो ग्रेच्युटी की जो नई स्कीम आई है और ईएसआई का, इसका बोझ किस पे पड़ेगा? देखिए इसका बोझ अल्टीमेटली वो एमएसएमई जिसको कल आप राहत दे रहे थे उसी पे भी पड़ेगा। अब अल्टीमेटली उनके लिए एडिशनल कॉस्ट है, ठीक है, एम्प्लॉय को बेनिफिट है, एम्प्लॉय को बहुत अच्छा बेनिफिट है, बहुत अच्छी ये स्कीम है। तो ये लेकिन अल्टीमेटली क्या है, एम्प्लॉयर जो है उसके ऊपर में इसका बोझ पड़ेगा, एडिशनल बोझ पड़ेगा। दूसरी बात, आपने स्कीम तो लागू कर दी ईएसआई की ऑल इंडिया के अंदर में, सारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, बट आपके पास फैसिलिटी कहाँ है? अभी तक क्या होता था बेसिकली, जैसे बहुत दिन तक हमारे फुलबाड़ी जोन के अंदर में ईएसआई का कोई हॉस्पिटल या कोई डिस्पेंसरी नहीं थी, तो इसलिए वहाँ कवरेज नहीं था, तो लोग नहीं देते थे। तो ठीक है, अलाउड था कि भी ईएसआई के अंदर कवरेज नहीं करना। लेकिन आज उधर में स्टैब्लिश हो गए, तब ईएसआई कवरेज कर लो। बट अब ऑल डिस्ट्रिक्ट्स में आपने ईएसआई लगा दी, आप कंट्रीब्यूशन भी ले लोगे, लेकिन जो एम्प्लॉई है वो कहाँ जाएगा ट्रीटमेंट के लिए? वहाँ संस्था, तो आपको तो पहले वहाँ डिस्पेंसरी या वहाँ हॉस्पिटल सेटअप करना पड़ेगा, एग्जैक्टली जो ईएसआई के अंदर में प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसको भी गवर्नमेंट को साथ साथ में देखना पड़ेगा। वैसे स्कीम अच्छी है, एम्प्लॉयज के लिए बहुत अच्छा बेनिफिट है इसके अंदर में।
कर्मचारियों के लिए बेहतर है, और जो नियोक्ता है, जो मालिक साइड है, उनके लिए थोड़ी थोड़ी सी उनके लिए बोझ पड़ेगी, लेकिन बोझ ठीक है, उतना पड़ेगी। वो सह लेंगे। चलिए, इसके अलावा कल की घोषणा में ऐसे कौन से पॉइंट्स और है जिन्हें आप हाईलाइट करना चाहेंगे, हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? देखिए, एक तो गवर्नमेंट ने पहले ही मार्च में कर दिया था कि जो नरेगा की जो रेट्स होती है 182 रुपए से 202 रुपए करीब कर दी गई थी। तो वो एक अच्छा स्कीम था कि एटलीस्ट माइग्रेंट लेबर जो भी आएंगे उनको गवर्नमेंट बोल रही है हम ज़्यादा से ज़्यादा इनरोल कर रहे हैं नरेगा के अंदर में, तो उनको एक अच्छा बेनिफिट मिलेगा। लेकिन हालांकि वो रेट जो 202 की भी है, वो भी नेशनल एवरेज जो रेट है मिनिमम वेजेस की उससे काफ़ी कम थी, करीब 30-40% कम है। लेकिन फिर भी चलो उनको एक सपोर्ट मिलेगा। बाकी गवर्नमेंट एक अच्छा नया प्रावधान लेके आया है कि मिनिमम वेजेस एक्ट जो है, अभी क्या है कि हर स्टेट की अपनी अपनी अलग रेट्स है मिनिमम वेजेस की। अब बोला कि नेशनल फ्लोर रेट कर देंगे, यानी कि अक्रॉस द कंट्री एक फिक्स रेट रहेगा। तो इसके अंदर में देखिए एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट है, जो काम करेंगे एम्प्लॉयर, जो जो वर्कर्स वगैरह हैं। लेकिन इधर में क्या होगा, फिर जिस स्टेट में कमती मिनिमम वेजेस थे, उधर के जो एम्प्लॉयर्स है उनके ऊपर में ये एडिशनल बर्डन पड़ेगा। और दूसरा एक अच्छा किया कि डेफिनेशन ऑफ इंटर स्टेट माइग्रेंट्स की, भाई जो दूसरे स्टेट में जाकर माइग्रेंट्स करते थे उनका एक डेफिनेशन चेंज करके उनको बोला कि ठीक है, जो आप चाहे थ्रू कॉन्ट्रैक्टर आए हो या डायरेक्टली आए हो, आप उस कैटेगरी के अंदर में फॉल करोगे। और एक अच्छी लेके आया कि ये भी शायद कहा गया कि जो माइग्रेंट लेबर होंगे उनको भी नरेगा के तहत काम दिया जो जाए। भी माइग्रेंट लेबर्स है जो अभी अपने गांव में आ रहे हैं, उनको माइग्रेंट लेबर को लोग अधिकतर को चाह रहे हैं नरेगा के अंदर में उनको रजिस्टर करा के उनको काम देने की चेष्टा की जाएगी। साथ में एक एनुअल हेल्थ स्कीम लेकी गई, हेल्थ चेकअप के लिए बोला गया है। अब इसका बर्डन किसके ऊपर आएगा वो तो समय बताएगा, लेकिन ये एनुअल हेल्थ होने से क्या कि बेटी जो भी माइग्रेंट लेबर, जो भी लेबर्स है, जो भी वर्कर्स है, उनका एक एनुअल हेल्थ चेकअप होने से क्या उनको एवरी ईयर मालूम पड़ता है उनके शरीर में कोई दिक्कत है, कुछ कमी है। तो टाइमली बहुत बार क्या देखा जाता है कि उनका कोई, जब तक बहुत अति नहीं होती है लोग टेस्ट नहीं करवाते हैं, जब तक डिटेक्ट बीमारी सामने नहीं आ जाती तब तक डिटेक्ट नहीं। हाँ, तो अभी क्या एनुअल हेल्थ चेकअप होने से क्या कम से कम लोग अपने हेल्थ की तरफ सजग रहेंगे, तो वो टेक केयर कर पाएंगे। भाई किसी को समझ ली स्टार्टिंग कुछ प्रॉब्लम है, शुगर की है या बीपी की भी है, तो टाइमली मेडिसिन लेना चालू कर देंगे, तो समय के साथ में वो अपना हेल्थ सुधार पाएंगे। तो ये एक अच्छी स्कीम है। और जैसे ईएसआई का मैंने बताया, ईएसआई का भी उन्होंने बोला कि जो जहाँ 10 से कम एम्प्लॉयज़ हैं वहाँ भी वो वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन जो हजार्डियस इंडस्ट्रीज है जहाँ 10 से कमती है, वहाँ लेकिन मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा ईएसआई के अंदर में। तो ये सब एक अच्छी स्कीम है। अब एक सोशल सिक्योरिटी बोला है कि जो जिग वर्कर्स या प्लेटफॉर्म वर्कर्स यानी कि जो टेम्प्रेरी वर्कर्स, उनके लिए बोला है कि एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम लेके आएंगे। अब वही कि क्या स्कीम लेके आएंगे वो तो फिर वो इस समय पे ही लिखना पड़ेगा कैसा कुछ आता है इसके अंदर में। और जैसे मैंने बताया था स्टार्टिंग में, अपने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर में जो माइग्रेंट लेबर्स 2 मंथ का उनको राशन मिलेगा, वो भी एक अच्छी स्कीम है। तो यही सभी मोरलेस है। और एक और जैसे उन्होंने बोला कि 1.5 करोड़ देंगे मुद्रा शिशु लोन्स का, उसके लिए भी क्या 2% इंटरेस्ट सबवेंशन फॉर मेकिंग रेगुलर पेमेंट। देखिए फिर वही बात आ जाती है रेगुलर पेमेंट। तो मेरे को तो ये लगता है कि इसके अंदर में ये होना चाहिए जो पेमेंट भी कर देना टाइमली, मतलब लास्ट तक, तो उनको भी स्कीम में तभी तो बेनिफिट मिलेगा। बिकॉज अभी रेगुलर पेमेंट एक्सपेक्ट करना फार्मर से, या जो लोन ले रहे छोटा लोन जो 50,000 तक का लोन ले रहे, उनसे थोड़ा ज्यादा है। तो ये थोड़ा समय देना था उनको कि ठीक है अभी आप इस पीरियड के अंदर में दे देना, मंथली नहीं देते तो ठीक है अभी लास्ट तक दे देना। तो उसके लिए कोई स्कीम लेके आने पड़े। वो देखिए ये सब रिपेमेंट वगैरह जो है, ये सब स्कीम लाने की बेसिकली उनको फिर आरबीआई से कंसल्ट करके ही कोई स्कीम आ सकती है, तो इसे देखना पड़ेगा। अभी मेरे को जो कल की घोषणा के अंदर में जो सबसे 2 अच्छी बातें मेरे को जो लगी, इसके अंदर में एक तो है जो अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स फॉर माइग्रेंट लेबर, यानी कि जो प्रवासी जो मजदूर हैं जो आएंगे उनके लिए एक स्कीम लेके आएगी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत, कि उनको बेसिकली अफोर्डेबल हाउसिंग, उसकी स्कीम अभी आई नहीं है, गवर्नमेंट बोले अच्छी स्कीम लेके आएगी। ये बहुत अच्छा स्टेप हो सकता है कि देखिए आज देखते हैं जो लेबर्स वगैरह है झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, छोटे छोटे कुटिया में रहते हैं, जो माहौल वहाँ का अच्छा नहीं है, हाइजीन अच्छी नहीं होती है। आज ये कोरोना से बचने का सबसे बड़ा खुद ही बोल रहे हैं कि अपना हाइजीन साफ सुथरा रखना है। तो अगर उनको एक पक्का घर मिलता है, भाड़े में ही मिलता है, जैसे अभी क्या आप घर खरीदते हो आवास योजना के अंदर में, अब गवर्नमेंट को अच्छी स्कीम लेके आए, जो हमारे प्रमोटर्स हैं जो रियल एस्टेट में डील करते हैं इसके बारे में शायद निर्मला सीतारमण जी ने कहा था कि ये जो शहरों में जो गवर्नमेंट लैंड्स है उनके ऊपर पीपी मॉडल के थ्रू घर बनाए जाएंगे। बिल्कुल, तो ये पीपी मॉडल के थ्रू अगर गवर्नमेंट, इसके अंदर में ऑब्वियसली स्टेट गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल रहेगा, बिकॉज लैंड मैटर्स अगेंस्ट स्टेट गवर्नमेंट का होता है। तो अगर ये अफोर्डेबल रेंटल स्कीम अगर ले आ पाती है और अच्छी स्कीम, बहुत अच्छी स्कीम है, तब क्या कम से कम हम लोग ये देख पाएंगे कि लोगों को एक अच्छा आशियाना मिल रहा है घर में रहने का। सबका समर्थ नहीं होता कि घर खरीद ले, तो जो भाड़ा में रहे उनको भी एक अच्छा आवास मिलेगा। तो ये बहुत अच्छी स्कीम लगी है। और दूसरी स्कीम जैसे था वो क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम,
वो बेसिकली ये होता है कि जो मिडिल इनकम ग्रुप है और जिनकी इनकम 18 लाख तक की सालाना इनकम है, फैमिली इनकम है, उनको बेसिकली वो घर खरीदते हैं। तो उसमें क्या होता है कि उनको सब्सिडी मिलती है। तो वो बेसिकली क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम का अवधि खत्म हो रही थी मार्च 2020 में, उसको 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। तो ये बहुत अच्छा है कि अब जो लोग चाहें भाई घर खरीदना चाहते हैं, उनको लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट में करीबन 4% 3% का फर्क पड़ता है रेट ऑफ इंटरेस्ट में। और देखा जाए तो टोटल अवधि में मैक्सिमम 20 साल का लोन तक ये अलाउ होता है या उसके कम के लिए। तो करीबन 2,30,000 करीब का बेनिफिट मैक्सिमम मिल सकता है एक फैमिली को। तो ये स्कीम में क्या है कि लोगों को एक घर मिल जाएगा अपना रहने का, तो ये बहुत अच्छी स्कीम है। साथ में क्या है, देखिए ये दो लास्ट स्कीम जो मैंने बताई, ये सीएलआर क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम एज वेल एज रेंटल हाउसिंग स्कीम, ये दोनों स्कीम से क्या है कि रियल सेक्टर को बूम मिलना चाहिए। ये रियल सेक्टर जब बढ़ेगा तो इसके साथ में रिलेटेड करीबन 80-90 इंडस्ट्रीज और रिलेटेड होती हैं भाई। तो सीमेंट इंडस्ट्री है, रॉड इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री, काफ़ी इंडस्ट्री है, सारी में एक मतलब ये साइकिल चालू हो जाएगी। तो ये सेक्टर ग्रोथ करेगा तो बहुत अच्छा बेनिफिट रहेगा। और देखिए ये सेक्टर में काफ़ी इंप्लॉयमेंट भी है, चाहे माइग्रेंट लेबर बोल दीजिए या अदरवाइज जो डेली मजदूरी करते हैं, काफ़ी लोग इन्वॉल्व होते हैं। तो ये सेक्टर से एक आशा है मेरे को कि ये काफ़ी अच्छा कल सुझाव रहा मैडम का, और ये अच्छी तरह इम्प्लीमेंट कर दे तो इससे काफ़ी अच्छा बेनिफिट आना चाहिए। चलिए, तो अब ये थी कल की जो घोषणाएं थी उसकी निचोड़, कि क्या घोषणाएं हुई और उसका लाभ किस तरह से मिलने वाला है देश के लोगों को और किसानों और प्रवासी मजदूरों को। अब रहेगी आज की घोषणा पर नज़र, और कल तक की घोषणा के बाद जो आज जो बची हुई रकम है वो लगभग 5.5 लाख करोड़ की रकम है। तो उसमें किस तरह की घोषणाएं आएंगी, और हमारे पास जो अनुमान है, जो हमने कैलकुलेट किया है, वो मनीष जी भी बताएंगे कि इसमें किस तरह की घोषणाएं हो सकती हैं। देखिए मेरे को लगता है कल भी हम डिस्कस कर रहे थे कि इनफैक्ट एक्सपेक्टेशन ये था कि टूरिज्म सेक्टर, देखिए बहुत बड़ा सेक्टर है, इसको लेके आज घोषणा होनी चाहिए। टूरिज्म सेक्टर बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट भी देता है और इससे काफ़ी लोग अफेक्टेड भी है। बिकॉज देखिए ऐसा है कि फैक्ट्रीज भी चलेंगी, दुकानें भी चलेंगी, दुकान खुल भी जाएंगी, लेकिन लोग घूमना जाने के लिए मतलब अब अग्रसर नहीं रहेंगे। अभी क्या है कि जो लोग टूरिज्म सेक्टर में ये बैडली अफेक्टेड होंगे, बिकॉज ऐसा है कि ये सेक्टर का एड्रेस करने के लिए आज गवर्नमेंट जो मैडम है उस पर अनाउंसमेंट करनी चाहिए। बिकॉज ऐसा नहीं कि ये जो लेजर है, घूमना लेजर होता है, तो अभी ये कि गवर्नमेंट जब तक ये कोरोना अच्छी तरह से क्लियर नहीं होता है तो मेरे को लगता नहीं कि नेक्स्ट 6 महीने तक कोई घूमने के लिए निकलेगा। लोग इनको अवॉइड करेंगे, घूमना अवॉइड करेंगे। तो इसीलिए इस सेक्टर को एड्रेस करना बहुत जरूरी है। तो मेरे को आशा है कि आज इस सेक्टर को एड्रेस करें। हमने कल इस पर चर्चा भी की थी, और हमारे इस कार्यक्रम के पहले का जो एक कार्यक्रम हुआ था उसमें वो पर्यटन को लेकर और होटल इंडस्ट्री को लेकर ही था। होटल इंडस्ट्री, पर्यटन मतलब जो है वो सबसे ज़्यादा मार खा रही है टूरिज्म सेक्टर में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग व्यवसायी हैं जो होटल लीज पर लेकर चलाते हैं और अपना मुनाफा कमाते हैं, व्यवसाय जो है। लेकिन आज के डेट में लीज की रकम एडवांस पे करने के बाद इस स्थिति में उनके लिए सस्टेन करना काफ़ी मुश्किल है। तो इसके लिए हम भी उम्मीद करेंगे कि आज की घोषणा में ऐसा कुछ आए। बिल्कुल, मेरे ख्याल से ये बहुत जरूरी है गवर्नमेंट को देखना। बस यही बात है कि अब इसके अंदर में कैसा आता है वही, अगर गवर्नमेंट अगर सिर्फ लोन वगैरह के हिसाब से लेके आएगी तो कितना उसका बेनिफिट डाउन द लाइन जा पाएगा। अब देखिए अपने अगर सिलीगुड़ी की बात करें, यहाँ तो इतने टूरिस्ट आते हैं, सारे भाई हिल्स में जाते हैं या आसपास डुआर्स में जाते हैं, यहाँ कितने ड्राइवर्स हैं, उनकी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, उनका ईएमआई लोन रिपेमेंट करना है। तो ये सब सपोर्ट बहुत जरूरी है। होटल जैसे आपने लीज की बात कही, लीज पेमेंट हो चुका होगा या होना होगा, वहाँ के स्टाफ हैं, तो बहुत बड़ी ये चुनौती है इस एरिया के लिए, कैसे सस्टेन करेंगे। हमारे पिछले कार्यक्रम में जो अतिथि थे राज बसु जी, जो कि इस क्षेत्र के पर्यटन के कहें तो सिरमौर है, तो उन्होंने हमसे बातचीत में मुझे बताया कि उन्होंने सिक्किम के मुख्यमंत्री से इस विषय पर बात भी की है कि जो होटल लीज पर लिए गए हैं सिक्किम में, उनको राहत देने के लिए प्रोरेटा बेसिस पे इक्वल डिवीज़न कर दिया जाए। मतलब जो रकम दी गई है उसको 3 भागों में बांट दिया जाए। एक हिस्सा जिसने लीज लिया है वो पे करे, एक हिस्सा सरकार पे करे, और एक हिस्सा जिनका होटल है वो पे करे, ताकि सभी बच पाए इसमें। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सुझाव है, ऐसा सुझाव बहुत अच्छा है और मेरे ख्याल से इससे काफ़ी मतलब सराहा जाएगा और होटल इंडस्ट्री को काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। तो दर्शकों, आज का कार्यक्रम हम यहीं संपन्न करेंगे और कल फिर हम आपके साथ रूबरू होंगे, और आज की जो घोषणाएं होंगी, जो कि 5.5 लाख करोड़ रुपए की घोषणा हमारे हिसाब से शेष बची है, तो उसमें क्या कुछ निकल कर आता हम कल उस पर चर्चा करेंगे और कल आपको बताएंगे
कि कल आज की घोषणा में क्या कुछ रहा खास। तो फिलहाल के लिए जी हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद। देखते रहिए खबर समय हर समय।